जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और ख़ास करके 26 अगस्त को जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उस तनाजुर में फर्दर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर सैयद अली शाह साहब। सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये और बलूचिस्तान कोयटा से रिपोर्ट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सैयद अली शाह प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ऑब्वियसली कई डेकेड से है, ये तो हम जानते हैं, और दहशतगर्दी के वाक़यात पहले भी होते रहे हैं। लेकिन जो 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात जो वाक़यात हुए, कोऑर्डिनेटेड दहशतगर्दी के वाक़यात 10 मुख्तलिफ अजला में, डू यू थिंक ये बहुत सरप्राइज था वहाँ पर जो बलूचिस्तान की अथॉरिटीज़ भी हैं, आपके लिए भी, या एंटिसिपेट कर रहे थे वहाँ पर इस तरह का बड़ा जो हमला है या इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दों की तरफ से? बहुत शुक्रिया कमरान साहब। बात यह है कि ये सरप्राइज था हमारे लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए। पहले भी इसी तरह के वाकयात रुनुमा होते रहे, वो कभी कच्ची में, बोलान में या तुर्बत में, मजलूम में, कहीं बस को रोक दिया, कहीं गाड़ी को रोक दिया, मुसाफिर उतारते थे, फिर जाहिर है वो कत्ल करते थे। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ कि बलूचिस्तान के 10 अजला में बैक वक्त मुसल्लह लोग आते हैं, वो पुलिस स्टेशन पे, लेवी स्टेशन पे हमलावर होते हैं, फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, गाड़ियों से मुसाफिरों को उतारते हैं। तो ये यकीनन बड़ा सरप्राइज था लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए। अच्छा शाह साहब, ये जैसे आपने फरमाया कि बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो इट मीन्स के ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी था, और इस वक्त सूबे के अंदर इस वक्त एहसासात क्या लोगों के पाए जाते हैं कि अगर इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता एक फ्रीक्वेंसी के साथ होना शुरू हो जाएं, तो हाउ डू यू सी द सिचुएशन ऑन ग्राउंड? लोगों के जज्बात क्या हैं इस वक्त? देखिए, जहां तक लोगों की जज्बात की बात है, ये 2006 से लेके 2013 तक इसी तरह के वाकयात रुनुमा होते रहे। कोयटा शहर में दिन को 12 धमाके भी हमने रिपोर्ट किए हैं। इसी तरह डेरबुक्टी, कोलू, अवारान या जो दीगर ट्रबल एरियाज है, मुसलसल हम रिपोर्ट करते रहे। लेकिन वो जाहिर है स्केल इतना बड़ा नहीं था। ये नो डाउट स्केल बहुत बड़ा था, काफी इसमें कैजुअलिटीज हो गई, और ऑल ऑफ अ सडन 10 अजला में बैक वक्त अगर हमले होते हैं तो यकीनन ये सिक्योरिटी जो एजेंसीज है या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यकीनन बड़ा चैलेंजिंग है इनके लिए। लेकिन मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को थोड़ा सा सिक्योरिटी लेंस से थोड़ा सा आगे देखना चाहिए कामरान साहब। देखिए, बलूचिस्तान को जब से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं 22-23 साल से, बलूचिस्तान को हमेशा इंतजामी तौर पर देखा जाता है। हालांकि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ इंतजामी नहीं है। ये नहीं है कि आपने कहीं पे 2 हवलदार तैनात किए थे तो अब आपने बढ़ा दिए, कोई 10 आपने तैनात कर दिए। मेरा जाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो सियासी इख्तियार का है, आईनी है, माशी है, सियासी है। जब तक इन इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाता, बलूचिस्तान में ये अनरेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, माजी में बड़े अटेम्प्ट्स हुए, यानी खासकर मैं जिक्र करूंगा 2013 में हो रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो इंतजामी नहीं बल्कि सियासी है, ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। तो अगर इसको सामने रखें तो जो हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आफ्टर दीज अटैक्स जो इकदाम लिए गए हैं, वो तो इसको अपेरेंटली लगता है कि इंतजामी मसला ही समझते हैं। कल हमने देखा कि एपेक्स कमेटी का कोयटा में जो इजलास हुआ, उसमें एक जो फैसला लिया गया है कि मसलन जो सिविल सर्वेंट्स हैं बलूचिस्तान में सर्व करने के लिए कतराते हैं, तो उनको इंसेंटिव देने के लिए उन्होंने क्या किया है कि मसलन जो 48 कॉमन के जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, 1 साल के लिए उनके लिए मैंडेटरी है कि वहां पर बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अजला में सर्व करें, और जो सर्व करेंगे उनको मुख्तलिफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को आफ्टर इवन दीज इंसिडेंट्स अभी तक अदराक नहीं है? जो कल की भी एक एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, तो उसके बाद आपकी क्या सेंस है? देखिए, जाती मैं देख रहा हूं कि ये कॉस्मेटिक और सिंबॉलिक स्टेप्स है। देखिए, जो कमिटमेंट, जो कैपेसिटी, जो नो हाउ, जो नॉलेज बलूचिस्तान के लोकल अफसरान की है, वो पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जो अफसरान हैं, ये उनकी नहीं है। अब जाहिर है, आपने ठीक कहा, मैंने भी कल एपेक्स कमेटी की जो तफसीलात है सारी देखी। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वफाक जो है वो भी बलूचिस्तान को इंतजामी मसले के तौर पर देख रहा है। मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। अगर इंतजामी तौर पर तो देखें
ताकत का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। आप देखें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में ताकत का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बंदूक यानी जो गन पॉइंट है उसकी वजह से ताकत का जितना भी इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से अमन तो बहाल नहीं हो सका। ये 1-2 महीने की अनईजी काम होता है, उसके बाद अचानक जो है बड़ा वाकया रुनमा होता है। अब कहने का मकसद ये है कि हमने देखा गुज़श्ता 7-8 सालों के दौरान वाकयात बड़े कम थे, लेकिन कम वाकयात होते थे, उनके इम्पैक्ट ज्यादा थे। मिसाल के तौर पर कराची में चाइनीज एम्बेसी को टारगेट करना, स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करना, गवादर में पर्ल जो कॉन्टिनेंटल होटल है उसको टारगेट करना। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। अगर ताकत के इस्तेमाल से चीजें बेहतर होती तो मेरा ख्याल है 2000 से बलूचिस्तान में जो बम धमाकों का या जिस तरह ये टारगेटेड किलिंग्स जो है इनका सिलसिला शुरू हुआ है, ये खैर ये एक बदकिस्मती है कि बहुत सारे जो सीरियस मसाइल हैं उसको हम इंतजामी मसला समझते हैं। आपने फरमाया कि ये आइनी, सियासी और मुआशी मसला है। जो आइन के अंदर 18वीं तरमीम हुई थी और फिर 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आया, उसके बाद अब बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वफाक के वसाइल के अंदर वो काफी हद तक बढ़ गया है। और अगर आप उनकी बजट की बैलेंस शीट को देखें तो उसमें जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसके पास कैश सरप्लस होता है साल के आखिर में, वो खसारे में नहीं जा रही। तो अगर वफाक से इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो क्या वो पैसा जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च नहीं हो रहा? आपका मतलब क्या है जब आप कहते हैं कि ये मुआशी मसला है? देखिए, मेरा मकसद यकीनन 18वीं तरमीम में आपने जो जिक्र किया, यकीनन 18वीं तरमीम में बलूचिस्तान समेत जितने भी छोटे सूबे हैं उनका जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था वो एड्रेस हुआ। कोई ऐसा चीज नहीं दीवारों पे हम ये जो वॉल चेकिंग करते थे बैनर्स पे या प्लेकार्ड्स पे बलोच को परस जमाते या पश्तून को परस जमाते या सिंधी को परस जमाते, ये जो डिमांड्स कर रही थी 18वीं तरमीम में वो सारी चीजें एड्रेस हो गई। हाँ, ये भी एक तल्ख हकीकत है कि 2009 में जब नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड होता है गवादर में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में, तो बलूचिस्तान का जो बजट है वो 60-70 अरब रुपए से जंप करके 150 अरब रुपए तक जंप करता है, पहुंच जाता है। लेकिन इसके बावजूद बलूचिस्तान में बेरोजगारी है, गुर्बत है, भूख व अफलास है। कहने का मकसद ये है कि हम खुद भी जिम्मेदार है, वो चाहे हमारी कोपरस जमाते हैं, मजहबी है या जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, बलूचिस्तान में हमने खुद भी अच्छा नहीं किया है। ऐसा वक्त भी हमारे पास कम है, आखिरी मिनट जा रहा है। मैं ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि जो 26 अगस्त को वाकयात हुए उसमें मासूम जानों का ज़िया हुआ, पंजाब से लेट से मूसा खेल के इलाके में जो 23 लोग मारे गए, हमने हुकूमत की तरफ से, बाकी सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुज़म्मती बयानात तो देखे। क्या जो बलूचिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो विफाक से नाराज हैं, मसलन लेट से कि आजकल मारंग बलोच काफी वहां पर पॉपुलर हैं, क्या उनकी तरफ से कोई मुज़म्मती बयान सामने आया है जिन मासूम लोगों को इन दहशतगर्दों ने मारा है? देखिए, बलूचिस्तान की अक्सरियत जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो चाहे कोई परस्त पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह आप कहते हैं नेशनल पार्टी है, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच की पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी है, इसी तरह महमूद खान चिकजई की पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी है, या जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इन वाकयात की मजम्मत की है और इस पर गम व गुस्से का इजहार किया है। मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी मोर देन 90% जो पॉलिटिकल पार्टीज है या सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स है, सब ने इसकी मजम्मत की है। चलिए, बहुत शुक्रिया अली शाह साहब। बलूचिस्तान वाला मामला आज का नहीं है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चैलेंज है और इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सोच विचार के साथ एक मल्टी जो प्रोंग स्ट्रैटेजी होती है वो अपनाना पड़ेगी और ये ओवरनाइट चीजें ठीक नहीं होंगी, बट ग्रेजुअली उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन एक बहुत प्रूडेंट और एक जो सेन जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।